तो उसके ऊपर जो पत्ते हैं, जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा, पाइन नीडल्स, बिल्कुल, जो कि बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। इसमें रेजिन होता है बेसिकली, और अगर कोई माचिस का तीली भी या फिर चलती हुई बीड़ी भी फेंक देता है तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और ये चीड़ के जंगल की एक खास बात है कि ये एक स्पीशीज है, एक प्रजाति है जो कि बाकी प्रजातियों को उगने नहीं दे देती है। आप चीड़ के जंगल में जाएंगे तो आपके और कोई प्रजाति नहीं मिलेगी, कुछ एक को छोड़ के। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि सिर्फ पूरा फर्श जो जंगल का है वो ढका हुआ है इन चीड़ की पत्तियों से। तो एक बहुत ही बारूद का काम करता है ये बेसिकली। अब जैसे कि आपने कहा कि पुराने ज़माने में लोग लकड़ी का यूज़ करते थे, लकड़ी का प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। अब आज भी आप इंटीरियर में चले जाएंगे तो आपको वैसे घर मिलेंगे। तो इससे क्या होता था कि लोगों का जुड़ाव था जंगलों से। वो देखते थे जंगलों की कि उस जंगल से हमें लकड़ी मिलेगी, बिल्कुल, बाकी वन उपज मिलेगी, उनका रोजी रोटी उससे चलेगी। लेकिन आज जैसे कि आपने कहा कि नीतियों का काफी कमी है, वो तो वीरेंद्र जी ने ककहा। हाँ, वीरेंद्र जी ने कहा, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इन नीतियों की वजह से लोगों का जुड़ाव खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन बिल जो कि कल ही पास हुआ है, उसमें भी काफी कमियां हैं जिस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। तो ये पूरा एक जो फॉरेस्ट रिलेटेड और जंगल से जुड़े हुए जो कानून हैं वो लोगों से अपना जुड़ाव खो चुके हैं। राजीव सातव जी, एक बात करना जरूरी है शायद, जब ये बात आ ही रही है सामने कि समाज का सरोकार जंगलों से कम किया गया है, नीतियां उस तरह की बनी हैं, अगर सरकार जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेती है, सिस्टम अगर चीजों को अपने अंडर में ले रहा है, तो फिर क्या अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं होनी चाहिए? जवाबदेही, अगर इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, आपदाएं अगर आ रही हैं तो उसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? और अगर जवाबदेही तय होनी चाहिए तो जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं उसके ऊपर इस तरह की कोई एक लगाम या कोई इस तरह की चीजें लटकी रहे कि भाई अगर आपका ऐसी घटना होती है तो हम आपकी 3 महीने की, 6 महीने की कोई भी सैलरी हम डिडक्ट करेंगे। ये सिर्फ हिमालय की आग के रूप में इस इशू को हम न देखें। मेरा तो सोच अलग है कि देश में जहां जहां जंगल है वहां पर आगे इस प्रकार से बातें न हो, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जब इस बात पर हम ध्यान दे रहे हैं तो जनरली आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने नेक्सस की बात की, कहीं ना कहीं माफिया है जो ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सख्ती से हमें काम करने की जरूरत है। आज जो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज की बात हम करते हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस सर्विस है, आईपीएस सर्विस है, वैसे आईएफएस है, लेकिन क्या वो पूरा फॉरेस्ट का जो कैडर है क्या उतना मजबूती से हमने बनाया है? तो उसका जवाब है नहीं बनाया है। दूसरा, जिस प्रकार से जो निचले स्तर के अफसर्स है क्या वो उतने एजुकेटेड है? तो उसका जवाब है नहीं है। और जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वन विभाग का और स्थानिक लोगों का, उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम सब नेताओं को, प्रशासन को और उसके साथ साथ लोगों को, ये 3 जब तक हम काम नहीं कर पाएंगे तब तक ये काम पूरी तरह से होगा नहीं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि कल जो बिल पास हुआ उसमें कमियां रही, बिल्कुल, तो ये सब बातों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा खुले दिल से इसके तरफ ध्यान देंगे तो जरूर ये काम होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज अगर देश में पिछले 30 दिन से, अगर 40 दिन से कोई महत्व का मामला देश के सामने है तो वो महत्व का मामला है देश में हुआ सूखा और ये आग, और इसके तरफ हमने ज्यादा ध्यान देकर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सूखे पर भी बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर वीरेंद्र जी, हम यहाँ पर एक बात को और उठाना चाहेंगे कि जो लोग जिम्मेदार हैं आग के लिए, अगर वो बिल्कुल फोकस्ड होकर के वो पकड़े जाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर 4 लोग माफिया हैं, इन लोगों की ये प्लान थी, ये इस जंगल से इस नाम पर, और फिर लकड़ी को ये इधर से निकाल देते, हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि आग इतनी बड़ी नहीं फैलेगी और ये कुछ एरिया में फैलेगी और उससे फिर हम उसका दोहन शोषण जो भी करना है कर लेंगे जंगल का। अगर वो पकड़े गए हैं, चर्चा ये भी है एक तरह से पर्यावरण मित्रों के बीच में कि उसे कितना बड़ा अपराध माना जाए। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि ऐसे लोगों को प्राण दंड से कम नहीं दिया जाना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? वैसे मैं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा आपको जी। हमारे हिमाचल में बड़े सख्त कानून जंगलों को काटने के लिए, उसको बचाने के लिए बने। यहाँ तक है कि हम कई बार बोलते हैं कि आदमी को मारने के बाद आदमी बच सकता है, पर अगर पेड़ काटोगे तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है, सीधे तौर से।
इसमें जो आप कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि जो फॉरेस्ट के जो लोग हैं, क्या हम उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी, वो तो ठीक है, वो विभाग ही उसके लिए बना है, पर ये विभाग आज जो है वो जिम्मेवारी समझ नहीं पा रहा है। हालांकि सख्त कानून बने हैं और कानूनों के दायरे में रहते हुए जो उनको एक सोशल लोग मिट्टी ना उठा ले जाएं, लोग घास ना ले जाएं, लोग लकड़ी ना ले जाएं, इसके लिए तो वो ठीक है, लोगों पर पूरा ध्यान रखता है। लेकिन जब जंगल में आग लग जाए, जंगल कट जाए या कोई इस तरह की चीज, या माफिया कुछ ना कर दे, इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये तो आफ्टर इफेक्ट्स है ना। बिल्कुल, आप ढूंढेंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया, पर अनटिल लेस जब तक हम जो है एक मेंटालिटी नहीं बनाएंगे, जो बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन से लेकर बच्चे को उस पेड़ के साथ नहीं जोड़ेंगे कि ये मेरा पिता तुल्य है पेड़, ठीक है कि नहीं, और मुझे इसको लगाना है, वो जब तक वो एक सेंटीमेंट्स जो है, सेंटीमेंटली बच्चों को जंगल के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। किसी ने लगा दी, हो गया, नुकसान हो गया, उसके बाद इंक्वायरी हो गई, सब कुछ हुआ, इंक्वायरी के बाद फिर वो दूसरी बात चलती है, हम पॉलिटिकल लोगों को फिर इन्वॉल्व करते हैं कि मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, ये वास्तविकता है। पर हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन बचपन से ही दो और बच्चों को पेड़ के प्रति लगाव जो है अगर होगा तो बेहतर है। मैं एक काम करता हूं हमेशा, अभी बरसात होती है तो बरसात में मैं अपने गांव में ज्यादा नहीं 400-500 पौधे लगवाता हूँ। वो नहीं है कि हजारों पौधे लगा दिए, रिपोर्ट दे दी कितने, और फिर उनको जो है उनका कंजर्वेशन और बाकी सब करते हैं। हम एक करते हैं 400-500 पौधे लगाते हैं, गाँव को इकट्ठे करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आते हैं, महिलाएं भी आती है, महिला मंडल वगैरह वगैरह, पर उसको लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम हमको ये देखना है सातव जी कि उसमें जीवित कितने रहे, वो हमारी जो है वो एक्चुअली हमारा रिजल्ट है। तो हमने 80% तक जो है रिजल्ट दिया है, 80% तक, और उसमें ऐसे पौधों को लगाने का हमने प्रयास किया है कि जो लोगों के भी फायदे में आए और साथ साथ जो है वो जंगली जानवरों को भी फायदे में आए। क्योंकि हिमाचल में एक सबसे बड़ी समस्या सातव जी आ रही है कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, आज आ रही है कि जो जंगली जानवर है, स्पेशली जो बंदर है या सुअर है, वो जंगल में या हमारे खेतों को तबाह कर रहे हैं, खेती को तबाह कर रहे हैं, इतने तक खेती को तबाह कर रहे हैं कि लोगों ने अब खेती करना ही बंद कर दिया। नियरली 70% ऑफ द ग्राम पंचायत वो यानी इफेक्टेड है बंदरों और सुअरों से, छोड़ दी उन्होंने, अब खेती छोड़ दिया है। भी करनी किसके लिए, सूरों के लिए करनी है, बंदरों के लिए करनी, ठीक बात। तो अब इसके ऊपर भी एक चर्चा शुरू होगी कि करें क्या, सही है, जंगल के आसपास करें क्या। हम इसको कई बार उठाया इशू को, और मैंने तो इतने तक कहा कि पिछली बार भी, पिछले टेन्योर में भी हम थे, जयराम रमेश जी हमारे पर्यावरण मिनिस्टर थे, अभी मैंने इनको भी कहा अपने जावड़ेकर जी को कि भाई इसमें आपके पास मनरेगा है, मनरेगा के अंतर्गत आप जो है वो यानी रखे रखो वहां रखवाली करने के लिए भी एरिया दे दिया, तो इसमें रोजगार भी मिल जाएगा, रोजगार के साथ साथ वो किसानों की उपज को बचा भी सकेंगे। तो अगर इस तरीके का, और वैसे फायर वॉचर के लिए मैंने कहा कि जंगल को बचाने के लिए अगर हम कुछ करोड़ रुपया यानी अपने मनरेगा के माध्यम से लगा देते हैं और उसको ज्यादा एक्सपेंड करें, फायर वॉचर सरकार रखती है पर उसको मनरेगा के अंतर्गत रखो आप, यानी वो जॉब भी दे रहे ना, यानी तो 3-4 महीने के लिए अगर आप रखते हैं 120 दिन के लिए, तो वो आपको 100 दिन तक तो हम दे ही रहे। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर मनरेगा के अंतर्गत अगर हम उसको फायर वॉचर कर देंगे और साथ ही साथ जो रखे हैं ताकि वो बंदरों से, रात को सूअरों से, जंगली जानवरों से अगर वो बचाव के लिए होगा, तो मैं समझता हूं कि वो एक हमारा पीपल फ्रेंडली एक कानून बनेंगे। और सरकार को हम देखो, सरकार से आम आदमी को भी कमी है ये, जब उसको पता मेरे इर्द गिर्द आग लग रही है, उस घर में सोया हुआ है, क्यों सोया हुआ उसको पता नहीं है क्या, ठीक बात। पर वो इसलिए क्योंकि वो बोलता है मेरे को क्या मिलने वाला है। आज लोग जो हैं वो गांव से शहर की तरफ चले गए, घर में बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो खेती बाड़ी करना बंद कर दिया है और पशुधन जो है उन्होंने अब पालने बंद कर दिए। तो ये सब चीजें हैं, तो पॉलिसीज बने, और पॉलिसी बने तो दैट शुड बी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड। बिल्कुल। राकेश जी, आप पेड़ और बचपन को, छोटे पौधे को और बच्चे को, नौजवान को और एक जवान पेड़ को अगर आप ऐसा कंपेयर करते हैं, मैंने एक अपराध की बात कही थी कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए और इसकी सजा क्या होनी चाहिए। कोर्ट ने मुकर्रर की हैं चीजें, अलग बात है, लेकिन अगर लोग पकड़े जाते हैं तब आप क्या सोचते हैं, आपका नजरिया क्या है?
देखिए वीरेंद्र कश्यप जी ने एक बात कही कि आप एक बच्चे को चोट पहुंचाते हैं तो उसकी दवा हो सकती है, ठीक बात। लेकिन अगर आप पेड़ को जला देते हैं और काट देते हैं तो उसका कोई निराकरण नहीं है, कोई उसका उपाय नहीं है कि आप उसको जिंदा खड़ा कर देंगे या गाड़ देंगे। ठीक बात है। तो ये देखने की बात है कि और उससे जो नुकसान है वो हमें दिखाई नहीं, विजुअलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। पूरा का पूरा पर्यावरण तहस नहस हो गया है। आपका पूरा का पूरा समय जो है वो बदल गया है कि बारिश का समय आगे बढ़ गया है, गर्मी का समय या जाड़े का समय आगे बढ़ गया है, और उसका नुकसान आम सबसे पहले बच्चों को भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चों को और देश के सभी बच्चों को। तो ये सोचने की बात है। हम पॉलिसी बहुत अच्छी बनाते हैं और उसको लागू करने के लिए जो सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जो प्रक्रिया चलानी चाहिए, वो नहीं हो पाती। हमारा नाम है जो सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वनिकी कहा जाता है, लेकिन सामाजिक वनिकी में जो है वो भागीदारी लोगों की, जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा कि हम 500 पौधे लगाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या हम स्कूलों में आप जाएंगे पहाड़ों के आसपास देखेंगे कि जो स्कूल हैं, स्कूल के बाहर मैदान है लेकिन पेड़ पौधे नहीं है, जंगल उससे थोड़ा दूर है। तो क्या हम जंगल से उस स्कूल को जोड़ सकते हैं क्या? तो ये एक नए तरह के सामाजिक सरोकार पैदा करने की भी जरूरत है। राजीव सातव जी, एक चीज और जुड़ रही है जो दिख रही है, हिमालय में बर्फ पिघल रही है, असम में बाढ़ आ रही है, महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये सब जो देख रहे हैं आप, इसके पीछे जो आने वाला संकट है, उस संकट को आप चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं, आपने, हम तो केवल फेसबुक में या कहीं पर ऐसा देख लेते हैं कि एक ही बड़े से कुएं के चारों ओर हजारों लोग, हजारों कलश और पानी के लिए बूंद बूंद को तरसते लोग, ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं, आती हैं। इसी वजह से दिल्ली से पानी की ट्रेन भिजवाना, ये सब, अगर पानी जैसी चीज़ों को लेकर भी ये सब होता है तो ये संकट कितना बड़ा है टोटल मिलाकर? ये बहुत बड़ा संकट है। यानी पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो करीब 4 करोड़ लोग इससे बाधित हुए हैं। और मामला ये था, जैसे आज मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो स्पीकर इनिशिएटिव किया अशोक, उसमें ये अकाल के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। और वो विस्तार से चर्चा में जो कंक्लूजन ये आया था कि जिस प्रकार के स्टेप्स उठाने चाहिए थे टाइमली, जैसे पिछले साल ही आपको पता था कि बारिश पिछले साल कम हुई है, तो अगर पिछले साल बारिश कम हुई है तो इसका मतलब क्लियर है कि इस बार आपके यहाँ पर अकाल पड़ रहा है। तो जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे, जो जिस प्रकार से कदम उठाकर काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। और मुझे वो पॉलिटिकल एंगल में भी जाना नहीं है कि भाई वो सरकार किसकी और किसकी नहीं है। अब मेरा सोच ये है कि कम से कम इसके आगे तो, अगर आज कुछ तारीख है तो इसके आगे तो कम से कम इफेक्टिव स्टेप्स होने चाहिए। और मेरी अपेक्षा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये रहेगी। केंद्र सरकार से अपेक्षा ये है कि जो राशि आपके पास प्रलंबित है 2 साल से, वो राशि आपकी तरफ से तुरंत मिली जाए। और वैसे मैंने परसों जीरो आवर में भी ये बात उठाई थी कि पिछले 2 साल में ये सूखे की स्थिति में, पॉइंट क्लियर करूंगा, सूखे की स्थिति में प्रधानमंत्री जी गए नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने जाना चाहिए और राज्य ने इफेक्टिवली इसके ऊपर काम करने की जरूरत। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ गन्ना बहुत बोया जाता है और हमारे यहाँ पानी का वाटर लेवल जो है, टेबल लगातार नीचे खिसक नहीं रहा है, धंस रहा है। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े क्षेत्र में गन्ना खूब बोया जाता है, वहाँ पानी की समस्या है, लेकिन गन्ने जैसी फसलें जो हैं ये पानी को पीती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या फसल चक्र या फसलों को कहीं ना कहीं कुछ रिप्लेस करना चाहिए दूसरी फसलों से? फसलों को रिप्लेस करना एक बात है, मामला यह है कि अब जैसे 4 करोड़ लोगों को इसका ये हुआ है, इफेक्ट हुआ, और ये अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि एक बार अगर अकाल आता है तो 3 साल किसान के लिए परेशानी होती है। तो अब फसल रिप्लेस करने का मामला ये नेक्स्ट मामला है, क्योंकि आज पीने के लिए पानी नहीं है। आज अगले 3 महीने की हमारी सबसे 2 महीने की समस्या ये है कि पीने के लिए पानी चाहिए, और ट्रेन से पानी कितनी बार हम भेजेंगे। अब जैसे जून में बारिश होगी तो उसका वाटर कंजर्वेशन के काम 2 महीने में वाटर कंजर्वेशन के कामों की तरफ हमने ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जलयुक्त शिवार महाराष्ट्र में चल रहा है, उसकी बहुत चर्चा हो रही थी। तो आज स्पीकर के इनिशिएटिव के जो आज प्रोग्राम रहा, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जलयुक्त शिवार दिखने के लिए बड़ा अच्छा दिख रहा है आपको, बट इससे जो इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी
वो लॉन्ग टर्म में आपको वाटर पर्कुलेशन के लिए मदद नहीं करेगी, वो उससे नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो फसल का पैटर्न बदलना एक बात है, लेकिन शायद भविष्य में लंबे टाइम के लिए उसके असर जो हैं बेहतर होंगे। लंबे टाइम के लिए असर बेहतर होंगे, लेकिन उसके साथ बहुत बातें करने की जरूरत है। जैसे बैंकों के द्वारा कर्ज की बात हो सकती है, मनरेगा के काम आज भी उस ताकत से नहीं हो पा रहे। तो ये सब बातें कलेक्टिवली उसमें काम करने की जरूरत है, जिसमें सरकार कहीं ना कहीं कम गिरी है। कहीं ना कहीं एक बात जो हम देख रहे हैं, पर्यावरण से ये जो लिपटा हुआ सारी की सारी समस्या है, इस समस्या में कहीं पर हम एक इकोलॉजी सिस्टम को और भी तरीके से अगर देखें, मैं राजस्थान और पंजाब में जब जाता हूं तो वहां देखता हूं कि किसानों ने अपने खेतों के किनारे किनारे या तो खंबे गाड़कर तारबंदी और ये सब, वहां पर जो गायों के जो बच्चे हैं जो बैल बन जाते हैं, ट्रैक्टर पूरी तरह से आ गया है, उसकी ज़रूरत तो बैल की नहीं बची है। वो पूरा का पूरा जो कैटल है वो वहाँ रातों मतलब खेती को नुकसान और ये सब जो है उस तरह से दिखता है। हिमाचल में आपने बताया कि बंदर, सूअर, इनकी तादाद खूब बढ़ गई है। वेस्ट यूपी में जो है नीलगाय, सूअर, इनकी वजह से दलहन की खेती बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दी किसानों ने। ये जो कहीं ना कहीं फसल पैटर्न और बाकी सब चीज़ें जो अदल बदल रही हैं, इस सब को कैसे मैनेज किया जाए? क्या इसमें अब हम वापस तो विकास का साइकिल वापस तो नहीं घुमा सकते, लेकिन कैसे उसको समझा जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, क्या लगता है आपको? रामवीर जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय सांसद जी ने कहा कि बंदर और ये जो सुअर है वो हिमाचल में तबाही फैला रहा है। आपने कहा कि हिमाचल में नहीं, महाराष्ट्र में सब जगह ये चल रहा है। सभी जगह है जी, काफी जगह ये हाँ, समस्या हमने जितना देखा उतना, लेकिन ये प्रॉब्लम सब जगह है शायद। तो एक तो हाँ जी, एक तो इसका समाधान है हमारी जो मौजूदा नीति है, कानून है हमारे, उसके अंदर ही काफ़ी प्रावधान है जिससे कि हम ये इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल ही हिमाचल में बंदरों को और सुअरों को वर्मिन घोषित किया गया है, जिससे कि आप चीफ वाइल्ड वार्डन जो है वन संरक्षक, वो परमिशन दे सकता है कि आप उनको मार सकें। बिल्कुल ऐसे ही और भी राज्यों में ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो एक तो एक ये कानूनी एंगल है इसका, लेकिन दूसरा एंगल है हमें फिर उसी उसमें बहस में जाना पड़ेगा कि हम लोगों को, हमारे पास समय कम है, मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता था। ऐसे ही पंजाब और राजस्थान में गाय बहुत अच्छा दूध देती हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बेहतर सांड हैं सबके सब, लेकिन सब इतनी बड़ी मात्रा में हो गए हैं कि उनसे कैसे पार पाया जाए वो उनके लिए मुसीबत है। इस टाइम बहुत बड़ी समस्या है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। लेकिन वहां एक किसान ने सजेशन दिया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की और दक्षिण में कुछ इलाकों की और नॉर्थ ईस्ट की जो गायें हैं वो आधा लीटर और से लेकर 2 लीटर दूध देती हैं। अगर एक एक गांव को एक एक सांड भी अगर वहां पर नंदी दान कर दिया जाए तो उनकी गाय जो है अगले सेशन में जो है वो जो उससे बच्चा पैदा होगा वो कम से कम 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो इस मार्जिन से बढ़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल जमीनी एक्सरसाइज है, 2 राज्यों की बीच की बात है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा एक्सरसाइज होनी चाहिए और वहां के सांडों की समस्या समाप्त हो जाएगी। और वहां पर जो गाय एक तरह से बैरनी है, मतलब वो फर्टाइल नहीं है मिल्क के मामले में, वहां उनकी समस्या शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हवाई बातें ज्यादा रहती हैं और जमीनी एक्सरसाइज ना के बराबर होती है। प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, देश अपना ही है, 2 हाँ, राज्यों की बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, जहां पर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात कर रहे हैं, जैसे सातव जी कह रहे हैं, आपको सब पता है कि इतना भारी आज सूखा भी पड़ा हुआ है, एक तरफ बाढ़ें आ रही, कहीं अपने आसाम में, कहीं कुछ, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आजकल बर्फ पड़ रही है, मई महीना, ठीक बात है, बर्फ पड़ रही है, कभी सोच नहीं सकते थे। यानी पहले ये होता था कि जो क्लाइमेटिक चेंज है ये इतना शिफ्ट हुआ है जो आप कह रहे हैं, यानी वो ये सब चीजें थी। पर कहने का मेरा ये मतलब है कि ये चीजें तो लानी चाहिए और सरकार इसकी तरफ को काफी ध्यान दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मौजूदा सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने किसानों की समस्याओं के ऊपर काफी इस बार वो ध्यान दिया है और सूखे की स्थिति से संबंधित भी अभी फसल बीमा योजना आई है, हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना की बात चली है। तो ये सब चीजें हैं जिसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। लेकिन फाइनली तो जंगल को करने बचाने के की बात है और है कैसे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह का जो माफिया रैकेट है उसको किस तरह से काबू में रखा जाए और जो जिम्मेदार विभाग है
उसको किस तरह से जवाबदेह बनाया जाए। पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर हम जंगल की आग को काबू में रखने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि पेड़ ये जीवन है, जो प्राणवायु है जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है वो उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वो एक अपनी उम्र के अंदर कितनी ऑक्सीजन को पैदा करता है और इस पर्यावरण में, इस वायुमंडल में वो डिलीवर करता है, देता है। इसके लिए जो यहाँ पर वैज्ञानिक हैं उसके जो एक तरह से साइंटिफिक जो आंकड़े हैं वो ऐसे हैं कि चौंकाने वाले हैं, और उसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे, उसका एहसान मानते मानते आप थक जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि पहल हो और बेहतर तरीके से हो। लोकमंच में फिलहाल इतना ही। रामवीर श्रेष्ठ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।